सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ये जो आपका पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और आज क्लास 1 है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। यानी जो हाई कोर्ट होता है उनके क्या वर्क होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली है। तो दिल्ली यानी दिल्ली है, दिल्ली में है। अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के 4 कार्य कौन कौन से हैं। को संरक्षण प्रदान करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनः विचार कर सकता है, यानी जो भी निर्णय लिया है उस पर वो पुनः विचार कर सकता है और सही निर्णय ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। तो ये ऐसा हाई कोर्ट में होता है। आई होप कि आपको ये प्रश्न आसानी के साथ याद हो गया होगा। दूसरा आपका प्रश्न है उच्च या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि उच्च न्यायालय का कार्य क्या होता है। तो उच्च न्यायालय का कार्य, जैसे कि अभी हमने जाना उच्चतम न्यायालय के कोई कार्य या उच्च न्यायालय दोनों एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अपने अधीन न्यायालय की जो भी पत्रावली होती है उन्हें मंगाकर जांच करना और अपने अधीन न्यायालयों की कार्य प्रणाली संबंधित नियमों को बना सकना, ठीक है। या जो भी नियम होते हैं वो जो भी मतलब देखते हैं, सुनते हैं क्या सही है क्या गलत। तो इस तरीके से ये उच्च न्यायालय के कार्य हो जाते हैं। 4th आपका प्रश्न है कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 5th प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व की स्थापना जो की गई थी 1935 ईस्वी में की गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो आपका यहाँ पे आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो हुई ये कब हुई? तो 1935। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अगर हम कहें तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला कार्य क्या होता है कि यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। दूसरा, यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। तीसरा, मुद्रा एवं जो भी शाखा होता है उस पर नियंत्रण रखता है। चौथा, यह बैंकों का बैंक होता है यानी मेन होता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। और यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हो जाते हैं। तो आप इसमें याद रख लीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 को। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। क्लियर। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है कि भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है। तो अभी हमने जाना कि क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है, अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं, तो यह भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है। देखिए हमने पहले भी देखा था कि यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण, यानी जो भी शाखा होता है, जैसे आपने देखा होगा बैंक के जो छोटे छोटे शाखा होते हैं ना, तो उस पर क्या करता है, नियंत्रण होता है कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे 8वां जो प्रश्न यही बोला है कि भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे
9 प्रश्न है कि भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। तो अभी हमने देखा कि जो भी आरबीआई का कार्य था वो क्या था कि जो भी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है कौन, तो आरबीआई। और यहाँ पर वही क्वेश्चन 1 लाइनर ने पूछ लिया है कि भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। तो भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही। तो कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रेयरी कहाँ का घास का, मतलब जो प्रेयरी है वो कहाँ का घास का मैदान है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका घास का मैदान है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में मुगल वंश की नींव किस प्रशासक द्वारा डाली गई है, तो बाबर द्वारा, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो आपको पता है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, बट आप सभी को ये बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। क्लियर, उसके बाद देखिए 16 आपका प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यकाल में आमील का क्या कार्य था, यानी जो अकबर का कार्यकाल था उसमें आमील भी रहा करते थे, तो उनका क्या कार्य था, तो राजस्व वसूली का कार्य उनको करना था। किनको, तो जो आमील रहते थे अकबर के दरबार में, वो जो भी आमील थे उनका क्या कार्य था, तो राजस्व वसूली का काम वो करते थे। 18 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम जो है वो है तुझके जहांगीरी। क्या, तो तुझके जहांगीरी। 19 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था। तो ये देखिए जो ये प्रश्न है ये लघु उत्तरीय है ना कि अति लघु। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से विस्तार से दे दिया, बट अगर अति लघु में पूछा जाए तो आप बहुत ही 2 से 3 लाइन लिखिएगा। बट यहाँ आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा बनवाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला जो कि 1565 ईस्वी 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला, उसके बाद फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास, कोसागर, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण इन्होंने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाना जैसे कि सिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, आई होप ने ये नाम सुना भी होगा, नौबत खाना, हवा महल भी आपने सुना होगा, टोडरमल का महल, हिरन मीनार आदि भवनों का निर्माण जो करवाया किसने करवाया है, तो अकबर ने करवाया है। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। और बाबर का पुत्र कौन था ये भी आप बता सकते हो। क्लियर। 21 प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 1 लाख थी और बाबर की जो सेना थी मात्र 12,000 थी। इसी युद्ध में जो बाबर था वो तुलगमा पद्धति का मतलब इस्तेमाल किया था और क्योंकि इसकी जो सेना थी बहुत ही अच्छा से ये मतलब कहें तो अब खुद सोचना कि 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के 1 लाख, फिर भी क्या हो गई उसकी जो सेना थी वो हार गई बाबर की सेना से। तो इसमें क्या हुआ, पानीपत में किसकी जीत हुई, तो बाबर की हुई। कब हुई, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो फ्रेंड जैसे कि ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था,
तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फिर से बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ और इसी युद्ध के बाद उसे गाजी की उपाधि मिली। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो बाबर था, ठीक है, तो उसको गाजी की उपाधि कब मिली। तो आपको अगर याद रहेगा कि जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था राणा संगा और बाबर के बीच में, तो इसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है, बाबर की जीत हुई थी और उसके बाद ही उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। सो फ्रेंड्स, हमने के माध्यम से देखा था, तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 में, यानी 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय व बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर पुनः विजयी हुआ था। उसके बाद से देखिए मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह जिसमें लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों का नाम बताइए। तो ये तो मतलब सभी को पता होगा, ताजमहल और लाल किला। 26 प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ। तो इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन जो हुआ था वो मुगल काल में ही हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1605 में हुई थी। उसके बाद इनके पुत्र जहांगीर जी आए थे, ठीक है, जिनका नाम सलीम भी है। 28 प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है। 29 आपका प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच। तो 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो 1576 किसके बीच, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो अब्दू अशमत थे, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है बट याद कर लीजिएगा आप सभी, अब्दू अशमद, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1557 ईस्वी में हो गई। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो दीन इलाही था, धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन है, तो बिरबल, ठीक है। दीन इलाही हो गया, इबादत खाना हो गया, निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। 33 प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे। तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जिसमें नाम आ जाता है तानसेन का, बाज बहादुर का, बाबा रामदास का एवं बैजू बाबरा थे। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। तो अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए, 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है संघ सूची, राज्य सूची, तो उसी प्रकार समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषय कौन कौन से थे, तो चिकित्सा,
शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और उद्योग, ये 4 विषय आ जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाबर के द्वारा। कबूलियत किसे कहा जाता था? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देर लगाने का विवरण सरकार को लिखित रूप देने को कबूलियत कहा जाता है या कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके? तो अभी हमने ये डिस्कस किया। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, इसलिए असफलता का यही 2 कारण है। हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध कब हुआ? तो अभी हमने डिस्कस किया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन, ये इनके महत्वपूर्ण स्रोत है। घाघरा का युद्ध जो कि अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो इस तरीके से ये भी आप सभी को याद होगा। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 46 प्रश्न है कि दीवाने खास तथा दीवान-ए आम किसके द्वारा बनाए गए? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीवाने खास और दीवाने-ए आम जो बनवाया गया, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना है। तो इसमें धातु कौन सा है? लोहा, तांबा, सोना। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक के कोलार की खानों में। लास्ट आज का प्रश्न है 49 की बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो हवाई जहाज निर्माण में। बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो हवाई जहाज निर्माण में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 49 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और लास्ट आप सभी से 2 क्वेश्चन की 51 कर लेते हैं। और पहला प्रश्न हम आपसे यही है कि प्रश्न ये है कि एशिया का पेरिस है। ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड, भारत। ये आप सभी को आंसर करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। एशिया का पेरिस है जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड, भारत। और दूसरा आप सभी से सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर, कील नहर, दोनों कोई नहीं। तो इन 2 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।